Welcome everyone. Today we are going to discuss about scope of educational psychology या फिर हम यहाँ देखेंगे बाउंड्री या उसका एरिया या फिर क्षेत्र बोल सकते हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है एरियाज है जहाँ वो टच करता है या स्टडी करता है। तो यहाँ बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे पहले लिंडर ग्रीन 1972 में उन्होंने सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी किया और पर्टिकुलरली क्लासरूम के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है और उनका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप दिए हैं उन्होंने पहले बोला कि द लर्नर। यहाँ उन्होंने बोला बाय द वर्ड लर्नर वी मीन द पीपल्स और द स्टूडेंट्स हु इंडिविजुअली और कलेक्टिवली कंप्राइज द क्लासरूम ग्रुप्स द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ होम द प्रोग्राम एग्जिस्ट्स एंड ऑपरेट्स। तो हम जैसे देखते हैं क्लासरूम रहता है, क्लास में एक टीचर रहता है, एक स्टूडेंट या फिर कई स्टूडेंट रहते हैं और वहाँ पढ़ाई होता है, इंटरेक्शन होता है और वो जो इंटरेक्शन होता है क्लास होता है पूरा सुबह से लेके उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो सब चलता है। इसको वो लर्नर के अंदर लाते हैं और ये क्लासरूम को ही टोटल वो स्कोप है बोल रहे हैं और ये स्कोप के अंदर भी आता है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी वहाँ स्टडी करता है, स्टूडेंट को भी स्टडी करता है और उसका जो एक्टिविटीज है उसको भी स्टडी करता है। तो यहाँ टीचर वो स्टडी करता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी को वहाँ प्रैक्टिकली यूज भी करता है। फिर उसके आगे उन्होंने बोला चेंज इन बिहेवियर पैटर्न ऑफ चिल्ड्रेन हु कंप्राइज द क्लासेस। तो यहाँ जो उनका बिहेवियर पैटर्न होता है चेंज होता है, जैसे इलिटरेट से लिटरेट होना या फिर अनएजुकेटेड से एजुकेटेड बनना या फिर उनका जो नॉलेज लेवल है उसका इम्प्रूवमेंट करना और व्यवहार जो रहता है पहले गंदा व्यवहार फिर उनके व्यवहार में चेंजेस लाना, अच्छा बनना, ये भी उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर डाला है। इस तरह का हेरिडिटी भी जो है उसको एनवायरनमेंट जो स्कूल का क्लास का एनवायरनमेंट फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके अंदर जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ जैसे शारीरिक ग्रोथ भी होता है या फिर उनका मेंटल लेवल का डेवलपमेंट भी हम देखते हैं। तो ये सबको उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर लाया। वैसे इंस्टिंक्ट्स इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं, उनके इमोशन में भी परिवर्तन आता है। पहले कोई रोता था तो अभी फिर वो अच्छा बन जाता है, धीरे धीरे उनका रोने का जो इमोशंस है, या फिर जो गुस्सा हो जाता था फिर वैसे वो धीरे धीरे गुस्सा कम करता है। ये भी एक इमोशन का चेंजेस होता है। तो इस तरह का उनके बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट आता है और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। साइकोलॉजी क्लास में हमें ज़रूरी रहता है और स्टूडेंट का साइकोलॉजी को टीचर्स यहाँ पढ़ते हैं, जानते हैं और उसके हिसाब से उनका बिहेवियरल चेंजेस भी करते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में या फिर क्लासरूम में इस सभी का प्रयोग होता है, ये ज़रूरी होता है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लासरूम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोल के उन्होंने बोला है और बताया है। फिर उन्होंने बोला सेकेंड द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस मीन्स व्हाट गोज ऑन व्हेन पीपल्स लर्न। मतलब बच्चे जब पढ़ाई जारी रखते हैं या क्लासरूम में पढ़ाई करते रहते हैं, उसी समय जो भी हम एक्टिविटी प्रोसेस या फिर जो भी हम काम करते हैं, मतलब एक टीचर काम करता है या स्टूडेंट भी जो भी करता है तो उसको हम प्रोसेस के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि टीचर का डिलीवर करना लेसन प्लान या फिर पढ़ाना, बच्चों का सुनना, बच्चों का लिखना पढ़ना एक्टिविटी करना और उसको समझना, उसके बाद वो फिर फीडबैक देंगे टीचर को। तो ये जो प्रोसेस हुआ और उनका मेमोराइजेशन प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, ये सबको हम बोलेंगे लर्निंग प्रोसेस। तो ये एक उसका साइकोलॉजी के अंदर स्कोप में आ सकता है बोले। फिर उसके आगे उन्होंने बोला तो मेथड्स ऑफ टीचिंग, यूज ऑफ मटेरियल्स, फील्ड विजिट्स, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब भी साइकोलॉजी की एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ सकता है, जो भी स्टूडेंट्स बिहेवियर को इम्प्रूव या उसके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए काम करते हैं। बच्चों का थिंकिंग लेवल में इम्प्रूवमेंट, डिस्कवरी न्यू वेज ऑफ बिहेविंग एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जो भी नया उन्होंने गैदर किया है, सीखते हैं, जानते हैं, उसको भी हम इसके अंदर ला सकते हैं। फिर हम देखेंगे इनफैक्ट व्हाट एवर पीपल डू व्हेन दे लर्न may be described as their लर्निंग प्रोसेस। अगर जो बच्चे करते हैं यहाँ नया कुछ डिस्क्राइब करते हैं या जो भी उनके माइंड के अंदर आता है नया चीज़, उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो भी
स्कोप के अंदर आ सकता है। फिर हम आगे देखेंगे लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन मोटिवेशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, हैबिट्स, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड मेंटल हाइजीन ऑफ द learner and hence all these topics are included in the domain of educational psychology बोले। तो यहाँ आप देखिए मोटिवेशन, क्लास में हम मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलपमेंट करते हैं, अटेंशन ड्रॉ करते हैं, हैबिट्स डेवलपमेंट करते हैं, उनके अंदर मेमोरी करवाते हैं, फिर इंटेलिजेंस एंड मेंटल हाइजीन ऑफ द लर्नर। तो ये सब हम बच्चों के अंदर डेवलप करवाते हैं। तो ये क्लासरूम में ही होता है, इसलिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप यहाँ तक भी हम ला सकते हैं, जैसे मोटिवेशन, इंटरेस्ट एट्सेट्रा। फिर थर्ड में आता है द लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन मीन्स यहाँ क्या होता है, जो एक क्लासरूम रहता है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं, टीचर रहते हैं, या फिर और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंच, डेस्क या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सब को लेके हम वहाँ एक सिचुएशन बनाते हैं। तो सिचुएशन में जो भी आता है उस सब को हम लर्निंग सिचुएशन बोल सकते हैं। तो यहाँ वैसे आगे आता है हैपनिंग्स ऑफ क्लास। जो क्लासरूम चलता है, क्लास चलता है, पढ़ाई होता है, वो सिचुएशन हो सकता है, या फिर क्लास के बाहर एक गेम पीरियड होता है, स्पोर्ट्स पीरियड होता है, या फिर कोई एनुअल फंक्शन हो गया, या फिर साइंस एग्जीबिशन हो गया। इस टाइप का जो भी एक्टिविटीज होता है, ये भी एक एक सिचुएशन है जहाँ से बच्चे सीख सकते हैं। लिंडग्रेन के हिसाब से द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन एंड द लर्नर, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उन्होंने बोला कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए ग्रोइंग साइंस, यंग साइंस, आगे बहुत सारा स्कोप इसका बाकी है और आगे ये आगे बढ़ता ही जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, अमेरिकन साइंटिफिक काउंसिल, इन द ईयर 1945, उन्होंने बोला कि कुछ आइडेंटिफाई किए एरियाज और स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उन्होंने 5 एरिया सजेस्ट किया है, डिस्क्राइब किया है। उनमें से फर्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। आप जैसे जानते हैं ह्यूमन का कैसे डेवलप हुआ, स्टोन एज या फिर जो जंगल में रहते थे उस इंसान से लेके आज के मॉडर्न इंसान तक, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। आप जानते हैं कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। फिर लर्निंग प्रोसेस, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी पहले जंगल में जो आश्रम रहता था वहाँ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, फिर अभी मॉडर्न क्लासरूम में जहाँ कंप्यूटर फिटिंग हुआ है उस क्लासरूम तक हम पहुँचे हैं। हमारा जो सिस्टम ऑफ लर्निंग है वो भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। वैसे आगे देखेंगे थर्ड में, तो पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी में भी बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, खाने पीने, रहने या व्यवहार में। और हम जो एडजस्टमेंट है उसमें भी हम बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम ढल जाते हैं। इस टाइप का हमारे अंदर परिवर्तन भी आ रहा है। वैसे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो जो एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, उसमें भी हम आगे बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी और क्लासरूम। फिर हम आगे देखेंगे फोर्थ में मेथड्स ऑफ स्टडी, जो हम पढ़ाई लिखाई का जो मेथड है उसमें भी हम जैसे आवश्यकता रहता है वैसे हम परिवर्तन कर रहे हैं। जो लिखते पढ़ते हैं उसमें पहले कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर का ऐड हो गया है, अब इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट से हम पढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइप का हमें परिवर्तन का भी ज़रूरत होता है और हम परिवर्तन करते हैं। तो ये सब को उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप या एरिया के अंदर डाला है। कार्ल सी गैरिसन, वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके एसोसिएट के साथ उन्होंने मिल के एजुकेशनल साइकोलॉजी का चार्ट यहाँ उन्होंने स्कोप या एरिया डिफाइन किया है। उसमें फर्स्ट आता है द चाइल्ड एंड हिज डेवलपमेंट, जो बच्चे रहते हैं उनका और उनका विकास कैसे होता है। जैसे शिशु रहते हैं, फिर पहले तो माँ के पेट से लेते हैं, वैसे धीरे धीरे वो किशोरावस्था में आते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर हम आगे जो भी उनका लाइफ है अप टू डेथ उनका डेवलपमेंट होता है। तो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है। साइकोलॉजी ही उसके आगे लेके जाता है और राइट पर्सन बनाता है। फिर लर्निंग एंड द एजुकेशनल प्रोसेस, लर्निंग में और एजुकेशनल प्रोसेस में मतलब क्लासरूम में, स्कूल में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में एजुकेशनल साइकोलॉजी का भूमिका रहता है, इम्पोर्टेंस रहता है। फिर बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन बहुत प्रकार का होता है, उसके बिहेवियरल इवैल्यूएशन हो सकता है, उसका अचीवमेंट इवैल्यूएशन हो सकता है, या फिर उसके जो भी मार्क्स सिक्योर करते हैं उसका भी इवैल्यूएशन हो सकता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स।
या फिर हम उसको जो गाइड करते हैं उसको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, वो कौन सा रास्ता सही रहेगा, ये सब जो गाइड करते हैं ये भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का हेल्प लेके उसको करते हैं। मतलब वो किस टाइप का बच्चा है ये हमें पहले जानना पड़ता है, तो उनके हिसाब से ये सब है एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप। जी लस्टर एंडरसन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ आइडेंटिफाई किया है स्कोप के बारे में, क्या क्या स्कोप हो सकता है। उन्होंने यहाँ 5 ठो स्कोप दिया। पहले बोलते हैं कि एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन इंक्लूडिंग नेचर एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो भी नेचर है या मेथड्स है वो सब इसके स्कोप में आता है बोले हैं। और नेचर क्या है हम प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। द नेचर ऑफ पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ नॉर्मल एंड हैंडिकेप्ड चिल्ड्रेन। जो नॉर्मल और हैंडिकेप्ड चिल्ड्रेन हैं वो किस टाइप का व्यवहार करते हैं, उनका नेचर कैसा रहता है, उनका व्यवहार कैसे रहता है, ये सब क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बिहेवियर को चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी वहाँ भी काम करता है, इसका एरिया वो भी है बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट, जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उनका मेंटल विकास होता है या मेंटल डेवलपमेंट्स होता है, वो फिजिकल भी ग्रोथ होता है, इसको हम यहाँ ला सकते हैं। और द नेचर ऑफ लर्निंग एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट्स सच एज मोटिवेशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मोटिवेशन हुआ, कोई डिमोटिवेटेड रहता है उसको हम मोटिवेट करते हैं, कुछ इंस्पायर्ड वर्ड्स बोलते हैं या फिर शब्द बोलते हैं या स्टोरी सुनाते हैं, फिर उनके लर्निंग का ट्रांसफ़र भी करवाते हैं। हम जो रिच पर्सन रहते हैं या ज्ञान में जो रिच रहते हैं उनसे हम ट्रांसफ़र करते हैं नॉलेज का, मतलब टीचर से स्टूडेंट को नॉलेज का ट्रांसफ़र होता है। फिर टूल्स ऑफ रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, जो रिसर्च करने के लिए हमें जो टूल्स रहता है वो साइकोलॉजी का ज़रूरत रहता है, वहाँ साइकोलॉजी को यूज करके हम टूल्स बनाते हैं और रिसर्च भी करते हैं, उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं। इस तरह हम देखेंगे तो एंडरसन के हिसाब से ये 5 जो एरिया है वो उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप हो सकता है। और हम देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, एक्चुअली इससे ज़्यादा भी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, होपिंग दैट यू मे हैव एंजॉयड द सेशन। और फिर आगे देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।